नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज से, जो कि डिस्कस करेंगे प्रीलिम पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले जो न्यूज इंपॉर्टेंट है वो तमिलनाडु सरकार से रिलेटेड है। तमिलनाडु सरकार ने नए रूल्स नोटिफाई किए, नए गाइडलाइंस जारी किए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1971 के अंतर्गत में। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि जो भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हैं 1 जुलाई 2007 या उससे पहले उनको ऑथराइज किया जाएगा। तो जिन भी पर्सन्स को अपनी 1 जुलाई 2007 से पहले की जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको ऑथराइज करवाना है, तो स्पेसिफिक पैरामीटर्स के अंदर में वो अपनी एप्लीकेशन जो है 6 महीनों के अंदर में तमिलनाडु सरकार के सामने पेश कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना काफी कम है, लेकिन कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है। किस प्रकार से? जैसे कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस को ऑथराइज करना कौन सी लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, सेंट्रल लिस्ट में आता है या फिर कॉन्फ्रेंस लिस्ट में आता है। तो इस प्रकार की जो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है वो भी हमारे पास में होनी चाहिए, क्योंकि अब जिस प्रकार का पेपर आया था 2017 में अभी, तो किसी प्रकार का रिस्क हम नहीं ले सकते। अगला जो है बॉडी के बारे में पढ़ते हैं हम, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। कंटेक्स्ट क्या इस बॉडी का? 26 जून 2017 आज का जो दिन है वो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड ड्रग ट्रैफिकिंग के तौर पे बनाया जाता है। तो ये बॉडी है वो काफी अहम है। ये एक नोडल ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी है। मतलब पूरे देश में जहां भी ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, ड्रग्स अब्यूज यानी इवन दवाइयों को ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, उसकी खरीद फरोख्त होती है, तो उन सभी रिलेटेड क्राइम्स को रोकने के लिए ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो नोडल एजेंसी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर में है और ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और इसका डायरेक्टर जनरल है वो या तो देखिए आईपीएस ऑफिसर होंगे या फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर होंगे। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है ये। अगला जो आर्टिकल है वो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप को लेकर है। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश के एक विधायक को 3 साल के लिए अयोग्य ठहरा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने चुनाव के प्रॉपर एक्सपेंसेस इलेक्शन कमीशन को नहीं दिए थे। तो हम काफी और पैरामीटर्स और रीजन को डिस्कस कर लेते हैं जिसकी वजह से मेंबरशिप जा सकती है, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है पार्लियामेंट्रियन या फिर विधायक की। सबसे पहले तो देखिए, कोई भी एमपी या एमएलए जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर में नहीं आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब समझाता हूं आपको क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए, एमपी या एमएलए को प्रॉपर सैलरी मिलती है। इसके अलावा जो वो एमपी या एमएलए को सैलरी मिल रही है वो किसी सरकार से रिलेटेड किसी और पोस्ट पे जहां से उनको पैसा मिल रहा है उस पोस्ट पे उनको काम नहीं करना चाहिए। अगर वो करते हैं तो उनकी जो सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एक बिल्कुल बारीक सा आइडिया है। अब और देख लीजिए, वैसे तो देखिए डायरेक्ट हमारे संविधान में तो नहीं बताया गया, वैसे 102 आर्टिकल के अंदर में आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में काफी सारी चीजें बताई हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर में आती हैं। जैसे एग्जांपल दूं तो वो पोस्ट सरकार के द्वारा उस पोस्ट पर जो भी पर्सन है, सरकार को अधिकार है कि किसे भी अपॉइंट कर सकती है, सरकार चाहे तो डिसमिस कर सकती है, सरकार चाहे तो जो वेतन है वो भी डिसाइड कर सकती है। तो ये 3-4 जो कंडीशंस हैं, अगर ये फुलफिल होती हैं तो इसका मतलब है वो पद जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे, और आप सोनिया गांधी, जब देखिए 2004 की बात है, आसपास 2004 के आसपास की बात है, शायद ये पता नहीं 2004 या 5 के आसपास की बात है, तो उनको भी इस्तीफा देना पड़ा था। वो काफी सारी एमपी भी थी और दूसरी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनकी हेड थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर से उन्होंने चुनाव लड़ा। इवन जया बच्चन को भी इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि वो एमपी होने के साथ साथ वो किसी फिल्म डेवलपमेंट बॉडी की अध्यक्ष थी उस समय पे, लेकिन वो फिल्म डेवलपमेंट जो बॉडी थी उसकी अध्यक्ष का जो पद था वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आता था, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई होने से पहले ही उन्होंने रिजाइन दिया और फिर से वो चुनी गई एमपी के तौर पर। तो इस प्रकार से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये पद है। अभी जो केस चल रहा है आपको पता ही होगा, आम आदमी पार्टी का जो केस चल रहा है कि एमएलए होने के साथ साथ में वो मिनिस्टर की तरह अपॉइंट कर दिया था सरकार ने कई सारे विधायकों को, 21 विधायकों को, जबकि 15% का रूल है, यानी दिल्ली के अंदर में 6 मिनिस्टर से ज्यादा नहीं हो सकते। इसलिए बाकी जो 21 विधायक हैं वो मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे थे, जो कि अपने आप में गलत बात थी। इसीलिए वो केस अभी पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के सामने। अब दूसरी कुछ कंडीशंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। अब अनसाउंड माइंड, अब इस तरह की जो चीजें हैं ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ नहीं बताई गई हैं। वैसे अनसाउंड माइंड का मतलब यहां पे ये है कि मेंटली डिसेबल, इस तरह का ये इनका मतलब है, और या फिर जो अनसाउंड माइंड है वो कोर्ट द्वारा डिक्लेयर किया हो। तीसरी जो कंडीशन है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि जिसके पास में देखिए कर्ज लिया है लेकिन पैसा देने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं है। अब कई सारी कंपनीज की बात चल रही है, जैसे जो माल्या है, काफी सारा उन्होंने पैसा ले लिया कर्ज के तौर पे लेकिन वापस नहीं चुका पा रहे हैं, तो इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट आप इनको कह सकते हो। बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट में सिर्फ इतना डिफरेंस है, बैंकरप्ट लीगली डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट होता है। चौथा जो है
अगर कोई मेंबर जो है वो भारत का नागरिक ना हो। अब देखिए हमारे देश में ऐसा प्रोविजन है कि डबल जो मेंबरशिप है, सिटीजनशिप है, हमारा देश सपोर्ट नहीं करता। अब कई देशों में तो डबल सिटीजनशिप है वो मान्य होती है, लेकिन अब मान लीजिए अगर कोई भी सिटीजन हमारे देश का किसी दूसरे देश की सदस्यता ले लेता है तो ऑटोमेटिक वो भारत का सिटीजन नहीं रहेगा, ऐसा प्रोविजन है, समझ गए। तो मान लीजिए कोई भी जो एमपी है वो किसी दूसरे देश की सदस्यता ले लेता है तो यानी इसका मतलब वो भारत का नागरिक नहीं रहा, भारत का नागरिक नहीं रहा तो वो एमपी भी नहीं रहेगा। ये बताता है चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून से तो भी मेंबरशिप जा सकती है। तो ये 4-5 रीजन्स हैं। अब देखिए ये जो रीजन्स हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं, इसके अलावा कुछ और भी रीजन्स हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत आते हैं। ये कुछ रीजन्स हैं, यानी वो पहले वाला जो डिस्कस किया हमने 4-5, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन्स हैं, ये एक्ट के रीजन्स हैं। करप्ट प्रैक्टिसेस, अगर मान लीजिए कोई जो मेंबर है उसको दोषी करार दिया गया है इलेक्शन ऑफेंसेस का या फिर करप्ट प्रैक्टिसेस अपनाने का चुनाव के दौरान में, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर किसी भी मेंबर को 2 साल से अधिक सजा होती है, इंप्रिजनमेंट होती है, कैद किया जाता है, तो भी एक प्रकार से उनकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन अब ये चेंज हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि जैसे ही दोषी करार दिया जाता है, चाहे वो 2 साल से कम हो या फिर ज़्यादा हो, उनकी सदस्यता चल जाएगी। लालू प्रसाद यादव, ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला, ये काफ़ी सारे सदस्य थे जिनको एक प्रकार से अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ी थी। इसके अलावा मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट जो है, कोई भी मेंबर जो है अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस की पूरी डिटेल्स जो है इलेक्शन कमीशन को दे पाने में सक्षम नहीं हो पाया तो भी उनकी सदस्यता जा सकती है। तो इसी से रिलेटेड ये केस था जिसमें मध्य प्रदेश के एक विधायक को 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया है, वो मंत्री थे एक्चुअली। उसके बाद में देखिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी अगर किसी मेंबर का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जो भी मेंबर है वो किसी भी गवर्नमेंट की कंपनी, ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट के कम से कम 25% शेयर हैं, उसमें ना तो डायरेक्टर होना चाहिए और ना ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर में, उसके कॉर्पोरेशन के अंदर में काम करने चाहिए। इसके अलावा 3 और इंपॉर्टेंट रीजंस है डिस्क्वालिफिकेशन के। किसी भी मेंबर को करप्शन के कारण में या स्टेट के अगेंस्ट में डिसलॉयल्टी के कारण में डिसमिस ना किया गया हो, अगर डिसमिस किया गया हो तो उनकी सदस्यता जा सकती है। उन पे किसी भी मेंबर पे आरोप नहीं होना चाहिए कि डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में उन्होंने एक प्रकार से नफरत फैलाई, इस प्रकार का आरोप नहीं होना चाहिए और दोषी नहीं करार दिया जाना चाहिए इस आरोप में। इसके अलावा जो लास्ट रीजन है अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत, दहेज या सती, इन सब चीजों के कारण भी किसी भी मेंबर को दोषी नहीं करार दिया होना चाहिए, तभी जाके वो मेंबर बन सकते हैं। अगर इस किसी भी क्राइम में किसी भी मेंबर को दोषी पाया जाता है तो उनकी जो सदस्यता है वो अपने आप खत्म हो जाएगी, समझ गए। तो लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट थी, इसलिए हमने थोड़ा दूसरे ढंग से इसको डिस्कस किया। अब देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि 3-4 जो रीजन है, स्टेट गवर्नमेंट अगर उस पोस्ट पे जो किसी भी पर्सन को नियुक्त करती है, हटाती है या फिर सैलरी डिसाइड करती है, तो वो जो है वो पोस्ट जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आती है। अब ये कुछ जो पोस्ट हैं वो एग्जाम्पशंस हैं जिनको, जैसे सीटिंग प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को गवर्नर एंड मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन और स्टेट, ये जो पोस्ट हैं, ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर्स की, इनको एग्जाम्पशंस मिली हुई है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से। आज द हिंदू में कुछ खास है नहीं, तो पीआईबी डिस्कस कर लेते हैं आज की भी, और कल हमने न्यूज़पेपर नहीं डिस्कस किया था, कल की भी पीआईबी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक जो इन्होंने श्रीकांत जी ने जीता था, बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज का जो खिताब है वो जीता। अब देखिए अभी तक तो यूपीएससी नहीं पूछती थी, 2000 के आसपास, 2001, 2002 के आसपास यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती थी कि मैच द फॉलोइंग, 3-4 प्लेयर देते थे, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, और यहाँ पे स्पोर्ट्स के नाम दे देती थी कि आप मैच कीजिए कौन सा प्लेयर कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अब देखिए जिस प्रकार से यूपीएससी का ट्रेंड है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाएं तो हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, तो हमें कवर करने चाहिए जो भी दूसरे स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, हमें पता होना चाहिए उनके बारे में। स्लम युवा दौड़ का आयोजन किया गया दिल्ली के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ये स्लम युवा दौड़ का आयोजन किया गया। ये इशू वैसे भी सुर्खियों में था क्योंकि इस प्रकार के आयोजन पे कई सारे लोगों ने सवाल उठाए थे कि वास्तव में स्लम युवा दौड़ इस प्रकार के, मतलब आप स्लम का जो तमगा लगा रहे हो युवा दौड़ के साथ में इसको अटैच करके रखे हो, क्या इस प्रकार के टूर्नामेंट का आयोजन होना चाहिए? तो देखिए हम कुछ डिटेल्स इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कहा गया था जो मिनिस्टर है उनके द्वारा कि जो स्लम्स हैं उनको अडॉप्ट किया जाएगा यूथ के द्वारा में।
तो वो जागृति लाने का प्रयास करेंगे। सरकार के द्वारा कई सारे जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल जो रेवोल्यूशन लाई जा रही है, तो वो जो यूथ हैं जो स्लम्स को अडॉप्ट करेंगे, उन्हीं में से कोई यूथ होंगे, तो वो स्लम्स में अवेयरनेस लाएंगे और स्लम को जो है आदर्श स्लम के रूप में डेवलप करेंगे। तो इसी बात पे सवाल उठाए थे कि स्लम तो स्लम ही रहेगी, वो आदर्श स्लम कैसे हो जाएगी। तो खैर, हमें तो प्रीलिम के लिए 2-3 बातें याद रखनी है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा इस प्रकार की जो आयोजन किया जा रहा है, और जो इन्हीं में से जो यूथ होगा वो स्लम को अडॉप्ट करेगा, और सहायता साथ साथ ली जा रही है नेहरू युवा विकास केंद्र की। आगे जो है पुर्तगाल की एक छोटी सी न्यूज़ थी। हमारे प्रधानमंत्री ने जो इंडियन कम्युनिटी है लिस्बन यानी पुर्तगाल के अंदर में, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। सिर्फ एक न्यूज़ लोकेशन आप देख लीजिए, बाकी तो इतना कोई खास है नहीं। लोकेशन यहाँ पे है स्पेन के साथ में इब्रारियन पेनिनसुला, और ये हमने मैप में डिटेल में डिस्कस की थी लोकेशन। खैर, जब भी कुछ इस तरह का लोकेशन आए तो हम देखते रहेंगे, ताकि बाद में परेशानी ना हो ज़्यादा। आगे क्या है? आगे है चैम्पली मोड फाउंडेशन। क्या है ये चैम्पली मोड फाउंडेशन? हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पे गए थे लिस्बन के अंदर में, ये फाउंडेशन है। ये एक प्राइवेट बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन है जो कि लिस्बन पुर्तगाल के अंदर में है। अब देखिए क्या ये करती है, ये कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, और काफ़ी ज़्यादा मेन खास इसलिए है क्योंकि देखिए जो इनकी टेक्नोलॉजी है वो नेचर के साथ इंटीग्रेटेड है। और हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए 2 तरीकों से इंपॉर्टेंट है। देखिए, मल्टीपल सिनर्जीज हैं इंडिया और पुर्तगाल के बीच में इस फाउंडेशन को लेके। ये जो चैम्पली मोड फाउंडेशन है, ये कैंसर के मरीजों का इलाज करती है, और जो भी ओवरसीज पेशेंट्स जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो इंडियंस की होती है। और चैम्पली मोड जो फाउंडेशन है, इनका टाई अप भी है हमारे देश के हैदराबाद में प्रसाद इंस्टीट्यूट है, उनके साथ में इनका टाई अप है। तो याद रखिएगा, जो ये चैम्पली मोड फाउंडेशन है किस लिए है, कटिंग एज कैंसर ट्रीटमेंट है और प्राइवेट बायोमेडिकल रिसर्च है। 2-3 चीज़ें जरूर याद रखनी है। उसके अलावा इंडिया और पुर्तगाल ने MOU साइन किया, तो कुछ खास तो नहीं, 2 चीज़ों को लेके MOU साइन किया, स्पेस अलायंस को लेके और दूसरा डीप ब्लू सीज को लेके। कोलैबोरेटिव रिसर्च करेंगे इन दोनों क्षेत्रों में इंडिया और पुर्तगाल, याद रखिएगा। कोई खास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। हाँ, ये जो है हमारे NCR के अंदर में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने वाला है। जगह का चुनाव किया गया है जेवर, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। उत्तर प्रदेश में आता है नोएडा, और वहाँ पे एक जगह है जेवर, यहाँ पे सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। जो अभी का एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी IGI। अब देखिए, सरकार ने ये स्कीम चलाई उड़ान, जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम थी। तो ये जो एकमात्र जो एयरपोर्ट है, यहाँ पे बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले 3 या 5 सालों के अंदर में। तो इसीलिए अभी से सरकार तैयार कर रही है एक नए एयरपोर्ट को, ताकि जो बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा उसे डाइल्यूट किया जा सके। और तो कुछ खास नहीं, बस जगह का नाम याद रखिएगा। आजकल बिल्कुल माइन्यूट फैक्ट्स पे भी UPSC फोकस करती है। देखिए, जैसे कौन सा क्वेश्चन था 2017 में इस बारी, कि जो लायंस को भेजा गया है, 4-5 ऑप्शन दे रखे थे, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे एशियाटिक लायन को भेजा गया है। तो इस प्रकार के जो बिल्कुल माइन्यूट फैक्ट्स हैं उन पे भी फोकस कर रही है। तो हमें तो हर प्रकार की जो चीज़ें हैं उसके लिए तैयार रहना चाहिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA सुर्खियों में क्यों है? अमरनाथ यात्रा अभी शुरुआत होने वाली है इसकी। तो NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मॉक एक्सरसाइजेज कंडक्ट करी, ताकि प्रिपरेशन देखी जा सके और अपने आप को तैयार किया जा सके किसी भी अनहोनी से। तो इस बॉडी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले ये याद रखिएगा, ये बॉडी है वो होम अफेयर्स के अंदर आती है। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत में। प्रधानमंत्री इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है। और पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि देखिए, मान लीजिए कोई भी डिजास्टर होती है, मैन मेड या फिर नेचुरल जो डिजास्टर होती है, तो रेस्क्यू ऑफ एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना और जो भी वहाँ पे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, तो उसलिए ये बॉडी है। 9 मेंबर्स हैं और जो चेयर की जाती है प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है। अब बोर्ड में जो मेंबर्स होते हैं उनकी एक्सपर्टीज होती है, अलग अलग मेंबर की अलग अलग क्षेत्रों में एक्सपर्टीज होती है। कोई जो मेंबर होगा वो कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होगा, कोई प्लानिंग में एक्सपर्ट होगा, कोई कम्युनिकेशन या मेट्रोलॉजी में एक्सपर्ट होगा। और इस प्रकार से जो वैसे आमतौर पे डे टू डे वर्किंग देखी जाती है वो वाइस चेयरमैन के द्वारा देखी जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास में तो इतना टाइम होता नहीं कि वो डे टू डे वर्किंग को मॉनिटर करें। तो बॉडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इस बॉडी के बारे में। आज कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, जितनी भी इंपॉर्टेंट है हमने उससे ज़्यादा ही डिस्कस कर लिया है। तो रिकैप कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमने डिस्कस करी। द हिंदू की हमने देखा कि किस प्रकार से तमिलनाडु सरकार ने जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस थे उनको ऑथराइज करवाने का मौका दिया है। 6 महीनों के अंदर अंदर में कोई भी पर्सन एप्लीकेशन दे सकता है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में हमने पढ़ा और किस प्रकार से मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो सकती है उसके बारे में भी हमने पढ़ा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में भी हमने जाना। पीआईबी में श्रीकांत जिन्होंने बैडमिंटन के जो प्लेयर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का टूर्नामेंट जीता, स्लम युवा दौड़ के बारे में जाना, पुर्तगाल की लोकेशन जानी, चैम्पलीमोड फाउंडेशन, इंडिया पुर्तगाल एमओयू, नया एयरपोर्ट जो कि जेवर में आएगा और एनडीएम में, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना। आज से हमने क्या किया, हमने क्वेश्चंस भी एक प्रकार से सोल्व करने स्टार्ट किया हैं जो OnlyIAS वेबसाइट्स पे। तो आप चाहें तो आज की जो डिस्कशन है उन पे जो बेस्ड हैं क्वेश्चन, वो वेबसाइट पे जाके उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बाद में कोई खास हमें परेशानी आएगी नहीं और हर प्रकार की चीज़ों के से हम उनका सामना कर पाने में सक्षम होंगे। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।